सो हे फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूँ डॉली मिश्रा एंड आप देख रहे हैं डॉली मिश्रा विद ब्लॉग में नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख करके आपको तो पता चली होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हाँ, ये वीडियो है आपके हिंदी में। आप यूपीपी की जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें हिंदी की। हिंदी में ऐसे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनको अगर हम कवर कर लें तो हमारे नंबर में से नंबर आ जाए, यानी कि 37 में से 37 नंबर ले आए। मैं आपको बता दूं कि यूपीपी कांस्टेबल में हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 37 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इन 37 क्वेश्चन में हम कैसे तैयारी करें कि हम सारे 37 क्वेश्चन के आंसर दे पाए, वो भी सही सही। तो बस इन्हीं सबसे रिलेटेड टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो पे लगातार बने रहिए। और हाँ, अगर मैं आप लोगों से कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बेल आइकन को प्रेस ना करें। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपके काम के हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हिंदी में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको हम कवर करें, उसे बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, तो मैं कहूँगी हिंदी में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, हिंदी के सारे टॉपिक, हिंदी के सारे चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और एक बात कि हिंदी में जो भी पूछा जाता है यूपी कांस्टेबल में, वो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जाता है। उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है कि आप लोग सोच में पड़े या फिर घुमा फिरा करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा नहीं पूछा जाता। बहुत ही नॉर्मली बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पूरा 37 में 37 आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सारे बहुत ईजी हैं। उनको आप बस एक चैप्टर, एक टॉपिक को एक दिन अगर देते हैं तो आप उस एक दिन में उस पूरे टॉपिक को इतने अच्छे से कवर कर लेंगे कि उससे कोई भी क्वेश्चन अगर यूपी कांस्टेबल में पूछा जाता है तो आप उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कितने चैप्टर हैं। तो हिंदी में लगभग 30 या 32 टॉपिक्स हैं जिनसे पूरा हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इनमें देखो ऐसा क्या है जो जहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पार्ट हो, जैसे हो गया आपका भाषा का हो गया और व्याकरण का हो गया, पद चिन्ह हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय और व्याकरण में जो जो भी चीजें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे कि 4-5 क्वेश्चन इकट्ठा पूछता है, तो वो है आपके एक पुस्तक। ठीक है, पुस्तक से और एक आपका गद्यांश है। गद्यांश से क्वेश्चन इकट्ठे 5-5 करके आते हैं। तो इनको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि व्यास सम्मान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन सब अब तक जितने भी स्टार्टिंग से लेकर के 2023 तक जितने भी दिए जा चुके हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी अवार्ड्स अब तक दिए जा चुके हैं हिंदी के, इन सब के विषय में आपको नॉलेज होना चाहिए। और जिन जिन कवियों को, कवयित्रियों को दिया गया है, उनकी इम्पोर्टेंट कृतियों के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बस जो पुस्तकें पूछी जाती हैं वो इन्हीं से रिलेटेड पूछी जाती हैं पुस्तकें। और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इनको जरूर ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट है गद्यांश, जो कि गद्यांश, अब ये तो पता है नहीं कि कौन सा गद्यांश पूछ लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि गद्यांश से क्वेश्चन आएंगे। तो आप गद्यांश का प्रैक्टिस करिए और इतना प्रैक्टिस करिए कि उसके सारे नियम को जान लीजिए कि किस तरह के गद्यांश, किस किस तरह के गद्यांश पूछे जा सकते हैं, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, कैसे सॉल्व करें कि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ये सब चीजें कैसे आपकी क्लियर होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, परमानेंट प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे,
जो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उन सबको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का आता है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कितना बड़ा पैसेज होता है, कैसे पढ़ना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, ये सब कुछ जब आप देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, बाकी हिंदी में सारे सब्जेक्ट, हिंदी में सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सबको टाइम देना है, सबको पढ़ना है। और देखिए, हिंदी में किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सबसे एक एक क्वेश्चन आता है, सबसे एक एक क्वेश्चन आता है। तो सबको पढ़िए और बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। उनको एक बार समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे देखो, कुछ लोग होते हैं ना, इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं प्रत्यय और उपसर्ग में। उनको बहुत आएगा, हिंदी के बारे में बहुत नॉलेज रहेगा अच्छे से, लेकिन वो प्रत्यय और उपसर्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रत्यय पीछे लगाना है, उपसर्ग आगे लगाना है, लेकिन इसी में वो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसको हमें ट्रिकी वे में याद कर लेना है कि प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब आगे, प्र पीछे, उ आगे। ऐसे करके हमें हमेशा किसी भी चीज को ना ट्रिकी वे में अगर हम समझ लेंगे ना, अपने से ट्रिक लगा लेंगे, वो हमारा ट्रिक होगा अकेले का, तो फिर हम कभी नहीं भूल सकते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाए, हम अपने तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे देखो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें कंफ्यूजन होती है, तो उनको क्लियर करें, उनको ध्यान दें। अब देखो, बस इतना ही था, आगे पीछे का इसमें हम लोग क्वेश्चन का आंसर गलत दे करके चले आते हैं। तो बस यही है कि आप लोग ध्यान दीजिए, उसको बस एक बार समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, इसमें कह क्या रहा है। तो बस बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इनको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है हमें और सारे चैप्टर को, सारे टॉपिक को हमको कवर करना है। हिंदी को ऐसे पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हम टाइम कम है हमारे पास तो हम एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसको पूरा हम पढ़े जा रहे हैं और पीछे के जो और सारे हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कम से कम 2 3 4 ही हम तैयार कर लें पूरे डिटेल में। तो ऐसा नहीं पढ़ना है हमको सारे टॉपिक्स को देखना है, सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, समझना है। और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, लगभग 37 से 38 दिन है। इतने दिनों में हम आराम से हिंदी को पढ़ लेंगे। और देखो, हिंदी को मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी को अच्छे से कर लेते हैं तो डन है कि आप हिंदी में कम से कम, मैं बता रही हूँ, आप 37 में 35 तो ला ही सकते हैं। बस ऐसे ही आप डीपली ना जा करके सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी रख के मात्र ला सकते हैं। बस उनको आप पढ़ेंगे, एक टॉपिक को आपको एक दिन देना है। अब ऐसा नहीं कि बस आपने एक टॉपिक को दे दिया और उसके 30 दिन के बाद उसको जब जाना हो एग्जाम देने तब हम रिवाइज करें, ऐसा नहीं। जैसे हमने आज एक टॉपिक को पढ़ा है तो नेक्स्ट डे हम उसको रिवाइज कर लें। फिर जब हम थर्ड डे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे पलट करके देख लें, तो हाँ, वो हमारे दिमाग में घूमता रहेगा कि हाँ, पहला ये था, मैंने ऐसे पढ़ा था, ये ऐसे से ऐसे था इसमें। तो बस उसको रिवाइज करते जाइए, नहीं कि हमने आज पढ़ लिया इसको तो 1 महीने बाद हम फिर से उठाएं उस पेज को पलटे, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपने अगर आज पढ़ा है तो उसको कल पलट करके जरूर थोड़ा सा देख लें, तो वो रिवाइज होता रहेगा। ऐसे पढ़ाई करें हिंदी में, हिंदी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक है, और हिंदी का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो पूरे 35 में 37 नंबर ले आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, पूरा हिंदी जितना भी उसमें दिया हुआ है, सब में से एक एक क्वेश्चन आता है, तो आपको सबको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और बात एक ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हो, ठीक है, चश्मे को लेकर के, तो और भी कई सारे क्वेश्चन है। चश्मा तो एक मेन है, दांत, नाक, कान, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा, और दाग का भी पूछ रहे हो, टैटू का भी पूछ रहे हो, तो मैं इन सब से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी। और ये सब कब देखा जाएगा, जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, रिटर्न निकाल लेंगे, तब इन सब की बारी आएगी। टाइम है अभी आप लोगों के पास, पहले एग्जाम निकालिए ना, एग्जाम निकाल लीजिए, फिर मेडिकल में क्या होता है, कैसे होता है, सब आपको डिटेल में बताऊंगी। और अगर बहुत ज्यादा क्वेरी है तो मैं अभी एक वीडियो डाल दूंगी, जिससे आप कंफर्म हो जाएं और आराम से पढ़ सकें कि हाँ, आपको कोई समस्या नहीं है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बात रही मेरे चश्मे की, मैं चश्मा क्यों यूज करती हूँ, तो देखो, मेरी आई साइट वीक नहीं है, मैं भी मेडिकल क्लियर करके आई हूँ यहाँ पे। मेरी आई साइट 6/9, 6/12 की है। अब देखो मैं क्यों यूज करती हूँ, अगर आप इस विभाग में आएंगे या फिर किसी भी विभाग में जाएं, कोई भी जॉब करें, अगर आप स्क्रीन के सामने 6 से 7 घंटे बैठते हैं, फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो मैं
आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी चश्मा यूज करें, क्योंकि फोन से ये सारी चीजें, वो फोन लैपटॉप कोई भी स्क्रीन हम यूज करते हैं स्क्रीन, तो उससे इतनी गंदी रेडिएशन निकलती है और हमारी आंखों को कितना नुकसान पहुंचाती है, आप लोगों को पता है। तो इसलिए जहां तक हो चश्मा यूज करें। और मैं अब सनग्लासेस तो लगाती नहीं हूँ, बाहर आती जाती हूँ, ड्यूटियां करती हूँ, तो इतना ज्यादा डस्ट है जो आंखों में डायरेक्ट जाता है, तो इन सब से बचाव के लिए यूज करना बहुत जरूरी है। खासतौर से जब हम स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो चश्मा लगाना जरूरी है। कोई मेरा पावर का चश्मा मैं यूज नहीं करती हूँ, इट्स जस्ट नॉर्मल, ठीक है। तो चश्मे का है कि कैसे आ गई, मेडिकल करके आई, कैसे इनका सिलेक्शन हो गया, तो ये सब मत सोचा करिए, ठीक है। जितने भी लोग आते हैं मेडिकल करवा करके ही सारी क्राइटेरिया को जब क्लियर करते हैं तभी वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो जिसकी भी आंख अगर बहुत ज्यादा आईसाइट कमजोर है तो आप लोग खाने पीने पे ध्यान दीजिए, विटामिन ए वगैरह की जो भी चीजें हैं वो सब लीजिए, पपीता खाइए, और इस टाइम तो आंवला का सीजन है तो वो सब खाते पीते रहिए, ठीक है। आई साइड में थोड़ा सा सुधार हो भी सकता है। बाकी ये सोचिए कि आपकी आंख में पावर का चश्मा लगा हुआ है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी मेडिकल में, ठीक है। बाकी चश्मे का यही झमेला है, जो भी है मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्लियर कर दिया है, तो इसके लिए ज्यादा मत सोचा करिए। अभी जो टाइम है स्टडी पर उसका ध्यान दीजिए। और एक बात थी कि आप लोग मुझे ये भी कहते हैं कि 21 बैच की नहीं है, 18 बैच की हैं, मेरिट बेस से आई हैं। तो देखो, मैं कहूंगी मैं किसी भी बैच की हूँ, 18 की हूँ, 19 की हूँ, 21 की हूँ, मैं पुलिस कांस्टेबल ही हूँ, ठीक है। मैं किसी भी बैच की हूँ, ऐसा तो है नहीं कि 18 बैच वालों को कांस्टेबल नहीं माना जाता है ना। सारे लोग कांस्टेबल हैं, सारे लोग में कुछ था तभी वो लोग यहाँ पे आए हैं। कई परीक्षाओं को पास करके 18 बैच वाले भी आए हैं, ऐसे नहीं आ गए हैं। और मैं आप लोग बता दूं कि मेरा 21 बैच है। अब तक की जो सबसे लास्ट बैच आई है 21 बैच, मैंने उसमें एग्जाम दिया है। मैंने 18 बैच में भी एग्जाम दिया था 41,000 में, मैंने 49,000 में भी एग्जाम दिया है, मैंने दोनों क्लियर किए हैं। फर्स्ट में मैंने रनिंग फेल किया, सेकेंड में मेरा रनिंग पास हुआ, रिटन मेरा दोनों में निकला है। 18 जब आई थी तब मेरी एज नहीं थी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मेरा 21 बैच है। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप लोग अगर सोचते हैं ऐसा है तो मुझे लगता है आप लोगों को सही पता होना चाहिए। अगर आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो सही पता होना चाहिए, ठीक है। और चलो ये सब बातें साइड की हैं, रही बात आपकी स्टडी की, तो ये आप लोग हिंदी जरूर पढ़ें। अब आप लोग सोचेंगे कि हिंदी किस बुक से पढ़ें, एक महीने में किस बुक से पढ़े। तो अगर आपके पास कौन सी बुक है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कौन सी बुक से आप स्टडी कर रहे हैं हिंदी को। और अगर अभी आप लेना चाह रहे हैं तो आप, एक आती है अरिहंत की, आती है आदित्य की, आती है। अब अरिहंत और आदित्य मैं क्यों कह रही हूँ आप लोगों को, स्पेशली क्योंकि इसमें यूपी कांस्टेबल में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, इसमें ऑप्शनल दिए होते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, देखो इसमें तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी, शायद ब्लर दिखेगा। बाकी इसमें जितना स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है, जितना बता दिया जाता है ना, फिर उसको ऐसे ऑप्शनल में दे दिया जाता है, पूरे ऑप्शनल में दे दिए जाएंगे। और साथ में ये भी बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था, ये भी बता देता है। इसलिए मैं आप लोगों को आदित्य पब्लिकेशन और अरिहंत की इन सब बुक्स को लेने के लिए बोलती हूँ। ल्यूसेंट भी आप ले सकते हैं, वो भी अच्छी है। कुल मिलाकर के आप कोई भी बुक लीजिए, पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसमें जो हिंदी रहती है या फिर जो भी सब्जेक्ट हो उसमें जो दिया रहेगा सब में सेम ही दिया रहता है, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वो एग्जाम्पल का अलग होता है, ठीक है। यही अलग होता है, अलग अलग से, ताकि बच्चे समझ सकें अच्छे से, तो ऐसे दिया होता है। तो यही मैं कहूंगी कि आप इन्हीं बुक को लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और बाकी आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट कर दिया करिए, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, ठीक है। एक गलती और मैंने कई बारी करी है हिंदी में, चाहे मैंने जिस का एग्जाम दिया हो, टेट, सीटेट या फिर यूपी कांस्टेबल का, तो उसमें मेरे से एक गलती जरूर हो जाती थी। वो क्या थी, जरूरी नहीं कि हिंदी में ही हो, जीएस जीके में भी या फिर जो भी सब्जेक्ट रहता हो ऐसे जिसमें क्वेश्चन, जैसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि
ऐसा कौन सा उच्चारण है, ऐसा कौन सा व्यंजन है जो नासिका के द्वारा उच्चारित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो मा, ना, इया और लास्ट में ता दे दिया गया। तो मैं क्या देखती हूँ कि इसमें कौन सा उच्चारित नहीं किया जाता, मैं वो नहीं पर ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, और मैं ऑप्शन देखती थी कि उसमें मा, ना दिया हुआ मैं पहला ही देख करके कि हाँ माँ तो उच्चारित होता है, अगले ऑप्शन को मैं नहीं ध्यान देती थी और माँ में लगा करके चली जाती थी। लास्ट में देखती थी कि इसमें तो पूछा गया है नहीं होता है, उच्चारित नहीं होता है, जबकि मैं उच्चारित होने वाला आंसर दे करके चली आती थी। तो सबसे ज्यादा जो हमको ध्यान देना है ना, वो हमें क्वेश्चन पर भी देना है कि क्वेश्चन रियल में कह क्या रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कह रहा है तो उसमें हमको चारे ऑप्शन पहले देख लेने हैं कि जो हमने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा है। तो हमको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि उसमें ना कह रहा है या हाँ कह रहा है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां मैंने बहुत बारी करी है, इन गलतियों को प्लीज मत करिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन इतनी आसानी से चला जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतना अच्छे से आते हुए क्वेश्चन को भी मैंने आसानी से मेरे नंबर गंवा दिया। तो जहां तक हो ना इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो बस यही है कि हिंदी में, और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे अब तक जो एग्जाम हुआ है उसमें बहुत ही सही क्वेश्चन आए थे हिंदी के। तो बस आप लोग उसी को देख करके उसी के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करेंगे तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी जाएगी हिंदी में। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।